लाइन्स और एंगल्स हम हर दिन देखते हैं, चाहे वो रूम का कॉर्नर हो या हमारे बुक की एजेस, वहाँ लाइन्स एंगल्स होते हैं। जब एक आर्किटेक्ट घर का नक्शा बनाता है तब वो यूज़ करता है इंटरसेक्टिंग लाइन्स, पैरेलल लाइन्स और एंगल्स को। यदि मुझे किसी एक ऊंचे टावर की हाइट निकालना हो या फिर उसी टावर से किसी दूर खड़ी शिप के बीच का डिस्टेंस निकालना हो, तब मुझे ज़रूरत पड़ती है हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच के एंगल की। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द मैथ स्टेशन, दिस इज जेपी सर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th के वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग मतलब चैप्टर 6 लाइन्स और एंगल्स को। देखो यार, ये चैप्टर जो है ना बेसिक है किस चीज़ का, जो आने वाले चैप्टर्स हैं, मतलब कि हमारा ट्राइंगल्स हो गया, सर्कल्स हो गया, उन सब का, इसलिए ये चैप्टर आना बहुत ज़रूरी है। तो यार बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं, कुछ बेसिक डेफिनेशन से समझते हैं। पहली बात तो लाइन क्या होता है। लाइन एक ऐसी चीज़ होती है, एक ऐसी स्ट्रेट पाथ होती है जो दोनों साइड से चली जाती है, जाती जाती है, मतलब इनफाइनाइट तक आप उसको स्ट्रेच कर सकते हो, उसे हम बोलते हैं लाइन। इंग्लिश में वही डेफिनेशन लिख दी, समझो यहाँ पे। A line is straight and goes on forever in both direction। वही straight and goes on forever, दोनों साइड से जितना चाहो उतना ले जा सकते हो, उसे हम लाइन बोलते हैं। एंड डिनोटेड बाय AB के ऊपर, AB के ऊपर ऐसा कुछ बार बना के, ठीक है, ऐसे हम इसे डिनोट करते हैं और देखा होगा ऐसे कुछ वो बनती है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। लाइन सेगमेंट क्या होता है। लाइन सेगमेंट इसी लाइन का एक छोटा सा टुकड़ा जिसके दोनों एंड पॉइंट्स होते हैं, उसे हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट, ठीक है। और डिनोट कैसे करते हैं वो यहाँ पे लिखा है, वैसे आपने देखा होगा ऐसे बनाते हैं, ठीक है। उसी लाइन का एक छोटा सा टुकड़ा जिसके दोनों एंड पॉइंट्स होते हैं। देखो यहाँ पे डेफिनेशन में क्या लिखा है, अ पार्ट ऑफ लाइन विच हैज एंड पॉइंट्स एंड डिनोटेड बाय AB के ऊपर ऐसा कुछ साइन बना के, ठीक है। इसमें एरो लगे थे, इसमें एरो नहीं लगे हैं, वही बोला जो मैंने बताया था, वही बताया इन्होंने जो मैंने बोला था। एक ऐसी लाइन जिसके दोनों एंड पॉइंट होते हैं, बस इतना ही है, डिनोट इससे करते हैं। अगली चीज़ देखो, रे। अब ये रे क्या भला होती है, देखो जिसका एक एंड पॉइंट होता है, एक साइड से जितना चाहो उतना खींच लो, उसे रे बोलते हैं। ऐसे हम इसे ड्रॉ करते हैं, देखा होगा आप लोगों ने। अरे सब कुछ पढ़ चुका है यार तुम लोगों ने, सब छोटी क्लासेस में, एक बार रिवाइज कर रहे हैं हम इसे फटाफट से। देखो, अ पार्ट ऑफ लाइन विथ वन एंड पॉइंट एंड डिनोटेड बाय AB के ऊपर ऐसा एरो लगा के, एक साइड जिसका एंड पॉइंट होता है, एक साइड से बड़ा चला जाता है, इसे हम डिनोट करते हैं AB के ऊपर ऐसा एरो लगा के। लेकिन जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, हम इन्हें ऐसे अलग अलग डिनोशन से डिनोट नहीं करेंगे, हम सिर्फ लिखेंगे AB लिख देंगे, हमें पता चल जाएगा। क्यों? हमें कॉन्टेक्स्ट से पता चल जाता है, मतलब क्वेश्चन में बताया जाता है किस चीज़ की बात हो रही है, कि रे की बात हो रही है, लाइन की बात हो रही है, अपने आप आपको पता चल जाएगा। और हाँ, ये जो लाइन वगैरह है ना, कई बार आप इनको L M N, स्मॉल l स्मॉल m स्मॉल n से भी डिनोट करते हैं। मेरे हिसाब से समझ आ गया होगा। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, समझते हैं। देखो, जब 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में आ जाएं, एक स्ट्रेट लाइन में लाइज करें, उन्हें हम बोलते हैं कोलिनियर। क्या बोलते हैं यार, कोलिनियर। तुम डायग्राम देख लो, जैसे ये 3 लाइन है, ये 3 पॉइंट्स हैं एक स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। ये 5 पॉइंट हैं, 5 भी हो सकते हैं, 3 या 3 से ज़्यादा स्ट्रेट लाइन में हो, ठीक है। अब देखो, स्ट्रेट लाइन कैसी भी हो सकती है, ऐसी हॉरिजॉन्टल हो सकती है, तिरछी हो सकती है, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ स्ट्रेट होना चाहिए, ठीक है। डेफिनेशन में इंग्लिश में वही लिखा है, इफ़ 3 और मोर पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन दे आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। अब भाई साहब 3 ही क्यों, मतलब 3 से कम क्यों नहीं, 3 और 3 से ज़्यादा समझ आया, 3 से कम क्यों नहीं। देखो बताता हूँ मैं तुम्हें, मान लो तुम्हारे पास 2 पॉइंट हैं, एक ये पॉइंट है और एक पॉइंट ये है, ठीक है। या फिर कोई दूसरे 2 पॉइंट है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, ठीक है। अगर तुम इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो स्ट्रेट लाइन बनेगी, अच्छे से देखो। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करोगे तब भी स्ट्रेट लाइन बनेगी, मतलब 2 पॉइंट तो कोलिनियर होते ही हैं, मतलब 2 पॉइंट तो स्ट्रेट लाइन में होते ही हैं, इसलिए बोला गया है 3 या 3 से ज़्यादा, ठीक है। अब नॉन कोलिनियर क्या होगा भाई साहब, कोलिनियर स्ट्रेट लाइन में 3 पॉइंट, उसका ही उल्टा, जब 3 पॉइंट या 3 से ज़्यादा पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में ना हो, उन्हें हम बोलते हैं नॉन कोलिनियर। इंग्लिश में वही लिख दिया, इफ़ 3 एंड मोर पॉइंट्स डू नॉट लाइज ऑन द सेम लाइन दे आर कॉल्ड नॉन कोलिनियर। तुम यहाँ पे देख लो ध्यान से भाई साहब, 1 2 3 तीनों पॉइंट कभी भी एक लाइन में नहीं आ सकते, एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ होगी, फिर एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ होगी, एक लाइन में नहीं आ पा रहे, इन्हें हम बोलते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अच्छा, तो आप समझते हैं एंगल क्या होता है और एंगल कितने टाइप के होते हैं। ध्यान से देखो, एक बात पता है तुम्हें, रे क्या होती है, इतना तो पता होगा ना। रे वो चीज़ होती है जिसका एक एंड पॉइंट होता है और एक साइड से इनफाइनाइट तक चली जाती है, ठीक है। एक एंड पॉइंट दूसरी साइड से इनफाइनाइट जाती है, उसे हम बोलते हैं रे,
क्यों बताएं, यहाँ पे देखो देखो जब एक पॉइंट से दो रेज निकलती हैं, एक रे ये है एक रे ये है, तो जो बीच में बनता है उसे हम बोलते हैं एंगल। एक पॉइंट से दो रे निकल रही हैं, जो बीच में बनता है उसे हम बोलते हैं एंगल। अब जो ये दो रे हैं इन्हें बोला जाता है आर्म्स ऑफ एंगल, एंगल के हाथ, आर्म्स ऑफ एन एंगल, ठीक है। और जो ये कॉमन पॉइंट होता है दोनों रेज का उसे बोला जाता है वर्टेक्स। क्या चीज़ बोला जाता है यार, वर्टेक्स इसे बोला जाता है। अब मैं एक बात बताऊं, जो ये चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ सब कुछ तुमने तुम्हारी 6th 7th 8th क्लास में पढ़ के आए हो, बस हम एक रिकैप कर रहे हैं, तो रिकैप करेंगे फटाफट से, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। भाई साहब पहले टाइप का एंगल होता है, मतलब पहला एंगल होता है हमारा एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या एंगल होता है, ये वो एंगल होता है जिसका मेजरमेंट 0 से ज़्यादा और 90 से कम, 0 से ज़्यादा 90 से कम होता है, उसे हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। क्या चीज़ यार, एक्यूट एंगल। सेकंड होता है हमारा राइट एंगल। राइट एंगल अगर कोई एंगल फिक्स्ड 90 डिग्री का है, फिक्स्ड 90 डिग्री, उसे बोला जाता है राइट एंगल। थर्ड होता है भाई साहब ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल, अब ये ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, वो एंगल 90 तक पढ़ ली, 90 से ज़्यादा, वो एंगल जो 90 से ज़्यादा हो और 180 से कम हो। क्या चीज़ यार, 90 से ज़्यादा 90 से ज़्यादा 180 से कम, नहीं इस साइड रहेगा ना, 90 से ज़्यादा 180 से कम हो उसे हम बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है। अगला हो जाएगा हमारा स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है भाई, जो स्ट्रेट लाइन बना दे, जो 180 डिग्री का हो, एक्यूरेट 180 डिग्री का हो, उसे हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, वो एंगल्स जो 180 से ज़्यादा और 360 से कम हो, 180 से ज़्यादा 360 से कम हो, उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। अब मैं एक बात बताता हूँ, जब मैं 9th क्लास में था ना, मैं एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूस एंगल में इतना कंफ्यूज होता था, मेरा दिमाग फट जाता था। हर बार एक्यूट को ऑब्ट्यूस, ऑब्ट्यूस को एक्यूट बना देता था। लेकिन आज तुम्हारे लिए एक ट्रिक ढूंढ के लाया हूँ। देखो बहुत आसान सी ट्रिक है, तुमने बहुत लॉजिकल लगेगी। हमारे जो ABCDs हैं, मतलब अल्फ़ाबेट्स हैं, कहाँ से शुरू होते हैं, अल्फ़ाबेट ABCD मतलब A से शुरू होता है, ठीक है। हमारे काउंटिंग्स मतलब 1 2 3 कहाँ से शुरू होते हैं, 1 से शुरू होते हैं, ठीक है। ABCD A से शुरू, 1 2 3 1 से शुरू, ABCD A से, 1 2 3 1 से, इतना याद रखो। अब ध्यान से देखना, हमारा जो एक्यूट एंगल है वो शुरू ए से होता है, किससे, ए से शुरू होता है, एक्यूट एंगल की स्पेलिंग। और जो इसका मेजरमेंट होता है वो कहाँ से शुरू होता है, 1 डिग्री से। 0 नहीं काउंट करते, याद रखना, मैंने यही बोला था, 0 से ज़्यादा 90 से कम। ध्यान से देखो, एक्यूट एंगल की स्पेलिंग ए से शुरू होती है, एक्यूट एंगल का मेजरमेंट 1 से शुरू होता है, तो ये कॉम्बिनेशन याद रखना, A1 A1 A1, ठीक है। अगर ये याद रखोगे तो तुम्हें एक्यूट एंगल भी याद रहेगा। अब कन्फ्यूजन किस किस में होते थे, एक्यूट एंगल में और ऑब्ट्यूस एंगल में, ठीक है। हाँ मुझे पता था उस टाइम पे कि भाई साहब एक कोई इन दोनों में से एक कोई सा 0 से 90 वाला है, दूसरा 90 से 180 वाला है, मतलब इसके बीच वाला है, ठीक है। तो अगर मैं एक्यूट एंगल याद रख पाऊंगा तो ऑब्ट्यूस तो ऑब्वियस सी बात है, आराम से ही रख लूँगा भाई। एक्यूट अगर 0 से 90 के बीच वाला है तो ऑब्ट्यूस कौन सा हो जाएगा, 90 से 180 के बीच वाला, सीधी सी बात। राइट एंगल क्या होता है, राइट एंगल 90 डिग्री होता है, याद रखना। एक चीज़ हम पढ़ते रहते हैं या सुनते रहते हैं, कहावत, द बॉस इज ऑलवेज राइट। सुनना ज़रा ध्यान से, द बॉस इज ऑलवेज राइट। ऐसे ही 90 इज ऑलवेज राइट, 90 इज ऑलवेज राइट, मतलब जो 90 डिग्री का एंगल होगा उसे हम क्या बोलेंगे, राइट एंगल। क्या चीज़ है, राइट एंगल। स्ट्रेट एंगल के बारे में ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, जो स्ट्रेट लाइन बन जाए उसे बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल का डिग्री 180 डिग्री होती है, ठीक है। अब देखो रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल को रिफ्लेक्स एंगल क्यों बोला है, और ये इसका मेजरमेंट 180 कितना होता है यार, 180 से ज़्यादा 360 से कम। अब ध्यान से अगर मैं इसको देखूँ, इसके पोजीशन को देखूँ, ठीक है, मतलब डायग्राम को देखूँ, तो अगर मैं इस अंदर वाले एंगल को देखता हूँ तो ये तो मुझे कुछ सिमिलर लग रहा है एक्यूट एंगल जैसा। अगर उल्टा कर दूँ एक्यूट को तो यही बन जाएगा, सीधी सी बात है। लेकिन इसे हमने रिफ्लेक्स क्यों बोला है, बताता हूँ। अगर मैं अंदर वाले एंगल को देखता हूँ तो मुझे एक्यूट मिल रहा है, लेकिन मैं अंदर वाले को मेज़र कर ही नहीं रहा हूँ। मैं किसे मेज़र कर रहा हूँ भाई साहब, बाहर वाले को, अपोजिट वाले को। अपोजिट वाले को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स ही बोल सकते हैं। हम किसको मेज़र कर रहे हैं, रिफ्लेक्स वाले एंगल को, ना कि अंदर वाले को। अगर मैं रिफ्लेक्स एंगल को मेज़र कर रहा हूँ तो इसका नाम क्या हो गया, रिफ्लेक्स एंगल। अपोजिट को मतलब उल्टी साइड वाले को, रिफ्लेक्स एंगल को मेज़र करते हैं, इसलिए इसे रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। आया समझ, हाँ ना बोल यार। एडजेसेंट एंगल का मतलब क्या होता है, आसान भाषा में समझाता हूँ, फिर डेफिनेशन को पढ़ लेंगे। देखो एडजेसेंट का ही मतलब होता है बाजू वाला। एडजेसेंट का मतलब बाजू वाला, तो एडजेसेंट एंगल का मतलब क्या हो जाएगा भाई साहब, बाजू वाला एंगल। इस डायग्राम के थ्रू समझो। देखो यहाँ पे दो एंगल है, एंगल ABD, और एक और एंगल है एंगल CBD।
अगर तुम ध्यान से देखो ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे से चिपक के आजू बाजू में है, तो इन दोनों को हम बोलेंगे एडजेसेंट एंगल। ठीक है, ये वाला एंगल इस एंगल का एडजेसेंट है, ये वाला एंगल इस एंगल का एडजेसेंट है, और ऐसे ही ये वाला एंगल इस एंगल का एडजेसेंट है, ये वाला एंगल इस एंगल का एडजेसेंट, मतलब एक दूसरे के एडजेसेंट एंगल होते हैं। ये आसान भाषा में समझा दिया। अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन समझा देता हूँ। ठीक है, जब दो एंगल्स कॉमन वर्टेक्स शेयर करें और कॉमन आर्म हो, या फिर दो एंगल्स में जब एक कॉमन वर्टेक्स और एक कॉमन आर्म हो, और जो नॉन कॉमन आर्म्स मतलब ये वाली आर्म और ये वाली आर्म दोनों कॉमन आर्म के अपोजिट साइड्स हों, कॉमन आर्म के अपोजिट साइड्स हों, उन एंगल्स को हम बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। देखो डेफिनेशन में भी यही लिखा है, इफ टू एंगल्स हैव अ कॉमन वर्टेक्स a common arm and their non-common arms are on different sides of the common arm। जो इनकी नॉन कॉमन आर्म्स वो कॉमन आर्म के डिफरेंट साइड हो, उन एंगल्स को हम बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। क्या बोलते हैं यार? एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। चलो इतना तो समझ आ गया। अब थोड़ा दिमाग लगाएंगे। एंगल ए बी डी और एंगल सी बी डी, इन दोनों को अगर मैं प्लस करूं, सम करूं, तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे वही एंगल मिलेगा जो पूरा एंगल है। सीधी सी बात है, इसको प्लस करूं इसमें तो मुझे क्या मिलेगा? ये पूरा का पूरा एंगल, तो मुझे मिलेगा एंगल ए बी सी। ये यहाँ पे लिखा है एंगल ए बी डी प्लस एंगल सी बी डी। एंगल ए बी डी प्लस एंगल सी बी डी किस एंगल के इक्वल हो जाएगा? एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी के इक्वल हो जाएगा। बात समझ आई? अब एक छोटी सी बात है जो आपको माइंड में रखना है। ठीक है, क्या बता रहा हूँ ध्यान से देखना। इसको हटाते हैं पहले, इन दोनों चीज़ों को। ठीक है, एक यहाँ पे लिखा है नोट ए बी डी एंड एंगल ए बी सी आर नॉट एडजेसेंट एंगल। मतलब जो ये वाला एंगल है, एंगल ए बी डी, ये छोटा वाला एंगल, ठीक है, और एंगल ए बी सी मतलब ये बड़ा वाला एंगल, ये छोटा वाला एंगल और ये बड़ा वाला एंगल, इन दोनों को हम एडजेसेंट एंगल नहीं बोलते हैं। ठीक है, एडजेसेंट एंगल हम उन्हें बोलते हैं जिनमें कॉमन वर्टेक्स हो, कॉमन आर्म हो, और इनकी नॉन कॉमन आर्म्स कॉमन आर्म के अपोजिट साइड हो। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को लूँ, किस वाले को? इस वाले एंगल को लूँ और इस बड़े वाले एंगल को लूँ। अरे ऐसे में ना डायरेक्ट कन्फ्यूजन ही होगा। ठीक है, ऐसे लेते हैं, इस छोटे एंगल को लूँ, इस बड़े एंगल को लूँ, इनमें कॉमन वर्टेक्स है। ठीक है, कॉमन वर्टेक्स है और कॉमन आर्म तो है, कॉमन वर्टेक्स है, कॉमन आर्म है, लेकिन इसकी जो नॉन कॉमन वर्टेक्सेस है, नॉन कॉमन आर्म है, वो कॉमन आर्म के एक साइड है, इसलिए ये दोनों एंगल्स, ये वाला छोटा और ये बड़ा वाला एंगल, कभी भी एक दूसरे के एडजेसेंट नहीं हो सकते हैं। अब कुछ और स्पेशल टाइप के एंगल्स जान लेते हैं और फिर ख़त्म करते हैं इसे फटाफट से। देखो यार क्या है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, क्या होता है मतलब समझाता हूँ। सबसे पहली बात तो पेयर का मतलब तो पता है ना, जोड़ा। ठीक है भाई साहब, जोड़ा होता है पेयर का मतलब। तो जब दो एडजेसेंट मतलब आजू बाजू वाले एंगल, जब दो एडजेसेंट एंगल के नॉन कॉमन आर्म्स, ध्यान से देखना, दोनों की कॉमन आर्म कौन सी? ये वाली कॉमन आर्म है। इनकी नॉन कॉमन आर्म्स कौन सी हो जाएगी? इस एंगल की नॉन कॉमन आर्म ये, इस एंगल की नॉन कॉमन आर्म ये। तो जब दो एडजेसेंट एंगल की नॉन कॉमन आर्म्स स्ट्रेट लाइन बना दें, क्या बना दें? स्ट्रेट लाइन, उन्हें हम बोलते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल। उस एंगल को हम बोलते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल। जो ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल होता है, इसका जो मेजरमेंट होता है वो होता है 180 डिग्री। बेसिकली पता ही है हमें लाइन का मेजरमेंट कितना होता है, 180 डिग्री। तो इसलिए लीनियर पेयर का मेजरमेंट कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। मतलब इन दोनों का सम हो जाएगा 180 डिग्री। अब बात करते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल की। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है? जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, तो जो अपोजिट साइड्स के एंगल होते हैं, अपोजिट साइड्स के एंगल को ही हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या चीज़ यार? वर्टिकली अपोजिट एंगल। और जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। मतलब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल और ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। यही होता है हमारा लीनियर पेयर और वर्टिकली अपोजिट एंगल। एक इंपॉर्टेंट नोट है एंगल्स के बारे में, फटाफट से सुनो। देखो हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़े हैं, सप्लीमेंट्री एंगल पढ़े हैं। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? दो एंगल का सम 90 आता है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। और सप्लीमेंट्री क्या होते हैं? दो एंगल का सम यदि 180 डिग्री आ रहा है तो वो सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। ठीक है भाई साहब, अब देखो ध्यान से देखना, ये एंगल है और ये एंगल है। अगर इन दोनों एंगल को मैं प्लस करता हूँ, 30 + 60 कितना आता है यार? 90 डिग्री आता है। तो मैं बोल सकता हूँ कि भाई साहब ये जो एंगल है मेरा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है,
और अगर ऐसे ही मैं अच्छे से ध्यान से देखूं तो प्रॉपरली देखूं तो ये दोनों एंगल एक दूसरे के एडजेसेंट भी हैं, मतलब कि एक दूसरे के चिपक के भी खड़े हैं, एक दूसरे के आजू बाजू भी हैं। तो सुनना, ये दोनों एंगल एडजेसेंट एंगल भी हैं और ये कॉम्प्लीमेंट्री भी है। सीधी सी बात, एडजेसेंट भी कॉम्प्लीमेंट्री भी। अब ध्यान से देखना, ये दो एंगल जो है ना वो क्या है, ये 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, इन दोनों को प्लस करोगे 90 डिग्री आएगा। तो ये दोनों एंगल भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे, ये दोनों भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। ध्यान से समझ लेना ये बात, ज़रूरी नहीं है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होने के लिए दो एंगल ऐसे एडजेसेंट हो, एक के बाजू में एक हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी ये है कि अगर दो एंगल का सम 90 आ जाता है तो वो एंगल हमारे कॉम्प्लीमेंट्री हो जाते हैं, चाहे वो अलग अलग हो या एडजेसेंट हो, दोनों केसेस में कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, ठीक है। और सिमिलरली ऐसे ही होगा हमारे सप्लीमेंट्री एंगल के साथ भी। अगर दो एंगल का सम कितना आ जाए, 180 डिग्री आ जाए, तो वो हमारे सप्लीमेंट्री हो जाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि वो एक स्ट्रेट लाइन पे ही एग्जिस्ट करें, दोनों के दोनों एंगल अलग अलग भी हों, और अगर 180 डिग्री आता है तो वो भी हमारे सप्लीमेंट्री एंगल होंगे। अब बात करते हैं लाइंस की। लाइंस को हम दो तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, पहला होता है हमारा इंटरसेक्टिंग, दूसरा होता है नॉन इंटरसेक्टिंग या फिर पैरेलल लाइंस, ठीक है। देखो, इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं, दो लाइंस जब एक दूसरे को ऐसे क्रॉस करें, इंटरसेक्ट करें, ठीक है, क्रॉस करें इंटरसेक्ट करें, उन्हें बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। जो ये पॉइंट होता है बीच वाला जहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं वो दोनों की दोनों लाइन, उसे हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ठीक है। अब आपको ये चीज़ पता है, अपोजिट एंगल्स इसके इक्वल होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। बात करते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग यानी कि पैरेलल लाइंस की, है ना, पैरेलल लाइंस ही हम इनको ज़्यादातर बोलते हैं। तो ये दो ऐसी लाइन होती हैं, इनको आप कितना ही स्ट्रेच कर लो, दोनों लाइंस को, एरो है ना, कहीं भी जा सकती है, इनफाइनाइट जा सकती हैं, जितना भी स्ट्रेच कर लो, ये दोनों कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करेंगी, उन्हें बोला जाता है पैरेलल लाइंस। अब ध्यान से देखना, एक नई चीज़ होती है इसमें, इन दोनों के बीच की जो कॉमन परपेंडिकुलर होती है, कॉमन परपेंडिकुलर मतलब यहाँ से जब मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा तो इस पे भी 90 डिग्री बनाएगी, इस पे भी 90 डिग्री बनाएगी। परपेंडिकुलर लाइन का मतलब पता है क्या होता है, जब एक लाइन ऐसी हो हॉरिजॉन्टल, दूसरी लाइन उसमें ऐसे 90 डिग्री हो, उसे हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इन दोनों की जो कॉमन परपेंडिकुलर होगी, आप किसी भी पॉइंट पे बना लो, चाहे मैं यहाँ पे बना लूँ, यहाँ पे बना लूँ, यहाँ पे बना लूँ, या लंबी करके कहीं बना लूँ, कहीं भी वो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूँगा ना, उस परपेंडिकुलर लाइन की लेंथ हर जगह सेम होगी, हर जगह सेम होगी। कहीं भी ऐसा नहीं 1 इंच ज़्यादा हो जाए, 1 सेंटीमीटर ज़्यादा हो जाए, नहीं होगा, हर जगह सेम होगी। और जो ये लेंथ होती है, इस लेंथ को बोलते हैं हम डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। लीनियर पेयर एक्सॉम क्या होता है समझते हैं। देखो, हमने एक चीज़ पढ़ी थी, लीनियर पेयर एंगल्स क्या थे वो, जब दो एडजेसेंट एंगल मिले और उनके जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं, वो दोनों नॉन कॉमन आर्म्स क्या करें, एक स्ट्रेट लाइन बना दें, तो उस पेयर को, उस एंगल के पेयर को हम बोलते थे लीनियर पेयर। बात समझ आई, लीनियर पेयर एंगल्स बोलते थे। अब उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड कुछ एग्जाम्स बनी हैं, दो एग्जाम में एक दूसरे के कन्वर्स हैं दोनों, ठीक है। दो एग्जाम में ये क्या है समझते हैं, फिर पता चलेगा इन्हें लीनियर पेयर एग्जाम क्यों बोला था। मतलब बेसिकली उस कॉन्सेप्ट पे बेस लेकर के फिर इनको बनाया गया है, इसलिए। देखो, पहली एग्जाम क्या है, एग्जाम 6.1, चैप्टर 6 है इसलिए एग्जाम 6.1 बोल रहे हैं, ठीक है। एग्जाम 6.1 बोलती है, इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म्ड इज 180 डिग्री। सुनना जरा ध्यान से, क्या क्या दिया और क्या क्या हमें रिजल्ट में आया बताता हूँ। जब एक लाइन पे एक रे खड़ी रहती है, सुनना, जब एक स्ट्रेट लाइन पे एक रे खड़ी रहती है तो जो एडजेसेंट एंगल बनते हैं या जो एडजेसेंट एंगल होते हैं उन एंगल्स का सम 180 होता है। बात समझ आई, जब एक स्ट्रेट लाइन पे एक रे खड़ी होती है तब हमारे एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है। ये एग्जाम फर्स्ट बोलती है। एग्जाम सेकंड क्या बोलता है, उसका ही उल्टा है, ठीक है। इफ एग्जाम 6.2, इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री देन द नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ द एंगल्स फॉर्म अ लाइन। जब दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, सुनना ज़रा ध्यान से, जब दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है तो जो उसकी नॉन कॉमन आर्म्स होती हैं, नॉन कॉमन आर्म्स पता है ना, ये वाली कॉमन आर्म है दोनों एंगल की, ये वाली और ये वाली नॉन कॉमन आर्म्स हैं, ठीक है। तो ये जो नॉन कॉमन आर्म्स है ना, वो एक स्ट्रेट लाइन बना लेती हैं, ठीक है। जब एडजेसेंट एंगल का सम 180 तो नॉन कॉमन आर्म्स स्ट्रेट लाइन बना लेंगी, दोनों एक दूसरे की उल्टी हैं। ध्यान से देखना और ये भी समझ जाओगे तुम कहाँ पे इनको कैसे अप्लाई करना है। जब हमें क्वेश्चन में दिया गया हो कि भाई साहब एक स्ट्रेट लाइन है
उस पर एक रे खड़ी है, ऐसा कुछ दिया जाएगा, जैसे ही क्वेश्चन करोगे पता चलेगा, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन है, उस पर एक रे खड़ी है, तब हम बोलेंगे कि जो उसके एडजेसेंट एंगल होंगे, तब हम बोलेंगे, रिजल्ट में निकालेंगे कि जो एडजेसेंट एंगल हैं वो 180 होंगे। बात समझ आई, ठीक है। यहाँ पे हम करेंगे एग्जाम 1 का एप्लीकेशन। अब सेकंड वाली कब अप्लाई होगी, जब हमें दिया जाएगा कि जो एडजेसेंट एंगल है उनका सम 180 है, या फिर हम किसी तरीके से निकाल लें, कुछ सॉल्यूशन करके क्वेश्चन आएंगे पता चलेगा। हम निकाल लें कि भाई साहब ये जो एडजेसेंट एंगल है उनका सम 180 डिग्री आ रहा है, तो अब हम बोल देंगे डायरेक्टली कि जो ये नॉन कॉमन आर्म्स हैं, मतलब ये वाली जो लाइन आर्म्स हैं, दोनों नॉन कॉमन आर्म्स इन एंगल्स की, वो एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगी। क्या मेरी बात समझ आई? वेरी गुड। अच्छा, तो अब एक थ्योरम देख लेते हैं फटाफट से। पूरे चैप्टर में 2 थ्योरम है, एक इस एक्सरसाइज के लिए, एक अगली एक्सरसाइज के लिए। अगली एक्सरसाइज वाली वहाँ पे पढ़ेंगे, यहाँ पे सिर्फ एक ही पढ़ेंगे। एक मिनट, थ्योरम पता ना क्या होता है भाई? थ्योरम एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जैसे हमें प्रूफ करना पड़ता है, तो पढ़ लेते हैं। और वैसे ये बात मैं कई बार बता चुका हूँ तुम लोगों को। इफ़ 2 लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। कई बार बताया ना, जब 2 लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं, ये आपस में इक्वल होते हैं। अब इसी बात को प्रूफ करके बताना, मैंने कई बार तुम्हें बता दिया, बस थ्योरम में तो प्रूफ कर देते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। क्या कर दोगे यार, एंगल AOC को एंगल BOD के इक्वल कर दो, एंगल AOC को एंगल BOD के इक्वल कर दो, और एंगल BOC को एंगल AOD के इक्वल कर दो। इतना सा कर दो, काम खत्म। कैसे करेंगे? एक चीज़ तो तुम्हें पता है कि एक स्ट्रेट लाइन पे यदि एक कोई रे खड़ी होती है, एक स्ट्रेट लाइन पे एक रे खड़ी होती है, तो क्या बनाती है वो दोनों के दोनों एडजेसेंट एंगल क्या बनाते हैं? लीनियर पेयर्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं यार? लीनियर पेयर्स। और लीनियर पेयर का सम कितना होता है? 180। इतना पता है? वेरी गुड। आगे देखो, हमें पता है AB एक लाइन है, उसके ऊपर OC रे खड़ी है। AB स्ट्रेट लाइन है, उस पर OC रे खड़ी है, तो इस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि भाई साहब एंगल AOC प्लस एंगल BOC कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। कितना यार? 180। और क्यों हो जाएगा? क्योंकि लीनियर पेयर, ये क्या बना रहे हैं? दोनों के दोनों लीनियर पेयर बना रहे हैं, इसलिए इनका सम 180 डिग्री हो जाएगा। अब इसे बोल दो इक्वेशन फर्स्ट। अब मैं अच्छे से देखूँ, गौर से घूर के देखूँ, तो भाई साहब CDP तो एक लाइन है, CD के ऊपर एक रे खड़ी है जिसका नाम OB है। तो भाई साहब अगर OB एक लाइन है तो ये दोनों एडजेसेंट एंगल एक स्ट्रेट लाइन पे है, मतलब क्या है? लीनियर पेयर्स। क्या है यार? लीनियर पेयर्स। और लीनियर पेयर का सम कितना होता है यार? 180। बस लिख दो भाई साहब। सेकंड इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी? एंगल BOC प्लस एंगल BOD। एंगल BOC प्लस एंगल BOD कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। और ये भी क्यों हो जाएगा? बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर, बिकॉज दे आर मेकिंग द लीनियर पेयर्स। इसको बोल दो इक्वेशन सेकंड। अब दोनों इक्वेशन को एनालाइज करो, घूर के देखे जो कोई इसको कान पे उसके 4 लगा दूँ। चलो, कान पे नहीं लगा ना, बस हमें देखना है, लेकिन घूर के देखो क्या है। ये कुछ है 180 के डिग्री है, 180 डिग्री के इक्वल है। ये भी 180 डिग्री के इक्वल है। ध्यान से देखना, दोनों के दोनों RHS अगर इक्वल है, दो इक्वेशन के अगर RHS इक्वल है तो दोनों के LHS भी आपस में इक्वल होते हैं। अगर RHS इक्वल तो LHS भी इक्वल। तो भाई साहब अगर ये इसके इक्वल तो ये भी इसके इक्वल होगा। तो लिख दो विच अप्लाइज मतलब इससे हमें पता चलता है, या फिर इसका मतलब एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल्स टू किसके इक्वल हो जाएगा यार? एंगल BOC प्लस एंगल BOD के। किसके इक्वल यार? एंगल BOC प्लस एंगल BOD के इक्वल हो जाएगा। अब ध्यान से देखना, अब क्लाइमैक्स आ गया भाई साहब इस पिक्चर का, पूरी वीडियो का ध्यान से देखना। एंगल AOC प्लस एंगल BOC किसके इक्वल है? एंगल BOC प्लस एंगल BOD के इक्वल। अब इस एंगल BOC को मैं इक्वल्स टू के इस साइड लेके आऊँगा, तो इस साइड अगर प्लस का है, इक्वल्स टू के इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा। सीधी सी बात, माइनस का हो जाएगा। तो ये वाला तो प्लस का रहेगा, ये वाला माइनस का हो जाएगा। तो प्लस वाला BOC और माइनस वाला BOC एक दूसरे को मार देंगे। तो बेसिकली डायरेक्ट हम एक दूसरे को मार देते हैं, यहीं कि यहीं खत्म काम। अब क्या रिजल्ट बच गया? एंगल AOC किसके इक्वल आ गया भाई साहब? एंगल BOD के इक्वल आ गया। क्या तुम्हें यही प्रूफ नहीं करना था? ध्यान से देख, एंगल AOC किसके इक्वल करना था? एंगल BOD के इक्वल। मतलब भाई साहब एंगल AOC ये वाला एंगल इसके एंगल के इक्वल हो गया, प्रूफ। अब इसी तरीके से मैं सिमिलरली यहीं पे लिख देना, सिमिलरली। अब पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, अब लिख दो सिमिलरली एंगल जो भी है एंगल AOD था ना हमारे पास, एंगल AOD इक्वल टू एंगल BOC के इक्वल। सिमिलर लिख दो बस भाई साहब।
ऐसे हम किसी भी थ्योरम को प्रूव कर देते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं होती। मेरे हिसाब से ये इंट्रोडक्शन वीडियो समझ आ गया होगा। बहुत लंबा था लेकिन बहुत सारी चीज़ सीखे होंगे भाई साहब। ये जो वीडियो थी ना, मज़ा आ गया होगा इस वीडियो को देख के। हर चीज़ मैंने सिखा दी जो भी हमें 6.1 में यूज़ होने वाली है। एक और छोटा सा नोट लिख लो, छोटी सी बात है वो समझ लेना। अगर एक पॉइंट है, मान लो एक पॉइंट है, इसके अराउंड कुछ एंगल्स बन रहे हैं, जैसे एक ये हो गया, कुछ ऐसे एंगल्स बन रहे हैं, ठीक है, कुछ ऐसे एंगल्स बन रहे हैं। एक पॉइंट के अराउंड अगर कुछ ऐसे एंगल्स बनते हैं ना, तो सारे एंगल्स का सम, जितने भी एंगल हैं सारे एंगल का सम होता है 360 डिग्री। कितना होता है? 360 डिग्री। क्यों होता है? देखो, अगर ध्यान से देखो, एक लाइन ये है और तो इस साइड के एंगल्स का सम हो गया 180 डिग्री, इस साइड के एंगल्स का सम भी हो गया 180 डिग्री। अगर यहाँ से मैं ऑनलाइन भी ड्रॉ कर दूँ तो 1 2 3, जितने तीनों एंगल का सम 180 हो जाएगा और ये दो एंगल का सम 180 हो जाएगा। 180 होता है 360, मतलब एक पॉइंट के अराउंड जितने भी एंगल होते हैं उन सब का सम होता है 360 डिग्री। बस इतना सीखने के बाद तुम्हारी एक्सरसाइज आसानी से ख़त्म हो जाएगी। मेरे हिसाब से वीडियो पसंद आई होगी, मतलब समझ आएगी। पहली बात तो समझ आई और पसंद भी आई। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम करेंगे क्वेश्चन फर्स्ट को सॉल्व। किस एक्सरसाइज का? 6.1 का क्वेश्चन फर्स्ट को सॉल्व। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।